नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। नागोर्नो कराबाख की जंग फिर भड़क गई है। अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में बरसाए हैं बम। रिहायशी इलाके में अजरबैजान की गोलाबारी की भी खबर आ रही है। अजरबैजान ने हमले तेज करने की धमकी दी है। तो नागोर्नो कराबाख से ये बड़ी खबर आ रही है। जानकारी जो मिल रही है, अजरबैजान का नागोर्नो कराबाख पर हमले की खबर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रिहायशी इलाके में अजरबैजान की गोलाबारी हुई है और अजरबैजान ने हमले तेज किए हैं। और आगे वक्त कहा जा रहा है कि जब ये और आगे हमले होंगे तो और ज्यादा धुआंधार तरीके से अजरबैजान ये हमले करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में आठवीं ज्वाला भी भड़क चुकी है। रेडिएशन के इस बवंडर की शुरुआत हुई 18 सितंबर की देर रात। क्रीमिया पर विदेशी हथियारों से हमला करने वाले यूक्रेन पर रूस ने कई हथियारों से हमले किए। पोलैंड से सटे यूक्रेन के पश्चिमी शहरों को निशाना बनाया गया और रूस की साधारण मिसाइल से ही रेडिएशन लीक होना शुरू हो गया। अब रेडिएशन का ये खतरा यूरोप पर मंडराने लगा है। यूरोप में आवाज उठने लगी है कि रेडिएशन के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और अब समय आ गया है कि युद्ध में यूक्रेन को मदद देनी बंद की जाए। यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव का सबसे विनाशक दिन 21 सितंबर तय किया। लेकिन उससे पहले ही 19 सितंबर की रात रूस के हमलों से यूक्रेन में रेडिएशन का बवंडर शुरू हो गया। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन को एक बार फिर निशाना बनाया और बड़ा इलाका आग की लपटों में तब्दील हो गया। रूस का सबसे बड़ा टारगेट बना लवीव। रूस ने लवीव पर एक साथ कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। लवीव में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और उसके बाद भीषण आग लग गई। रूस के टारगेट गोदाम जैसे नजर आने वाले ये शेल्टर बने। धमाकों के बाद आग इतनी तेज भड़की कि घंटों तक बुझाई नहीं जा सकी। लवीव के गवर्नर के मुताबिक धमाकों के बाद 4 जगहों पर भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद फायर फाइटर मौके पर घंटों तक संघर्ष करते नजर आए। रूस ने यूक्रेन के लवीव शहर पर मिसाइलों के साथ कई ड्रोन हमले भी किए। ये तस्वीर एक ड्रोन हमले की है जो एक हथियार गोदाम के ऊपर नजर आ रहा है। इस ड्रोन को गिराने के लिए यूक्रेन की सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन ड्रोन को गिराया नहीं जा सका और उसने सटीक निशाने पर हमला किया। लवीव पर हुए 4 हमलों में यूक्रेन के कई जवान और नागरिक के भी मारे जाने की खबरें हैं। अठारह 19 सितंबर की आधी रात यूक्रेन के लिए बहुत विनाशक साबित हुई है। रूस ने इन हमलों की रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई थी। रूस ने हमलों के लिए फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया। क्रीमिया और रूस के सीमाई शहरों पर हो रहे यूक्रेन के हमलों का विध्वंसक प्रतिशोध लिया गया है। क्रेमलिन में प्रतिशोध की रणनीति बनाई गई। अठारह सितंबर की रात को हमले का प्लान बनाया गया। रूस की एयरफोर्स को पश्चिमी यूक्रेन पर हमले का टारगेट दिया गया। हमला फाइटर जेट मिसाइल और ड्रोन से किया गया। 40 से ज्यादा फाइटर जेट हमले के लिए उड़े। वोल्गोग्राद बेस से Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर भी हमले के लिए उड़े। 200 से ज्यादा कामिकाज़ी शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। H-101, H-555
और H-55 क्रूज मिसाइलों से भी पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस के 18 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिमी यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया। फाइटर जेट पश्चिमी यूक्रेन के टारगेट शहरों से बहुत दूर ही लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करके लौट गए। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव, तेर्नोपिल, रिवने, लुत्स्क, चेरनिवित्सी और खमेलनित्स्की पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन शहरों को खास वजह से टारगेट बनाया गया है। वजह यह है कि नेटो से मिलने वाले हथियार पश्चिमी यूक्रेन में रखे जाते हैं। पोलैंड के पास वाले शहरों में बड़े बड़े वेयरहाउस में हथियार रखे गए हैं। 15 सितंबर को यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिली है। इनमें डिप्लीटेड यूरेनियम शेल, स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खेप भी आई है। पश्चिमी यूक्रेन में ही ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर है। इसीलिए रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए। यूक्रेन स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों से रूस पर हमले करता है, लेकिन रूस ने 19 सितंबर को यूक्रेन के हथियार तबाह करके उसकी ताकत ही खत्म कर दी है। रूस ने लवीव को टारगेट बनाया है। हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। यूक्रेन के 4 हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया है और इस हमले में यूक्रेन का स्टॉर्म शैडो मिसाइल गोदाम नष्ट हो गया। इस गोदाम में रखे डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल भी तबाह हो गए हैं। डीयू शेल में विस्फोट होने से रेडिएशन का फैलाव और लग रहा है कि बढ़ेगा। अब यूरोप के कई देशों पर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। हमले में कई लोग भी घायल हुए हैं। रूस का दूसरा टारगेट बना है तेर्नोपिल। यहां ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। हमले यूक्रेन के हथियार गोदाम को निशाना बनाकर किए गए और हमले से गोदाम में रखे नेटो के हथियार तबाह हो गए। खबर यह है कि कई टैंक और बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के रिवने शहर पर भी ड्रोन हमले किए। देर रात लोगों ने तेज धमाकों की आवाज सुनी। रिवने के कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खबर यह है कि यूक्रेन के कई हथियार ठिकाने तबाह हो चुके हैं। रूस ने लुत्स्क शहर पर भी ड्रोन मिसाइल हमले किए। यहां भी हथियार गोदामों को टारगेट बनाया गया। हमलों में यूक्रेन के कई गोदाम तबाह हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह बड़ी सैन्य कामयाबी है। पश्चिमी यूक्रेन के चेरनिवित्सी शहर को कामिकाजी ड्रोन से टारगेट किया गया है। यहां पर भी देर रात लोगों की नींद तेज धमाकों की वजह से उसकी आवाज से टूटी। गवर्नर ने चेरनिवित्सी में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लगा दी है। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के हथियार ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। खमेलनित्स्की शहर पर भी मिसाइल हमले हुए हैं और यहां यूक्रेन का हथियार प्रोडक्शन ठिकाना नष्ट हो गया है। शहर के रेलवे यार्ड को भी नुकसान पहुंचा है। रूस ने क्रीमिया पर हमले का विध्वंसक प्रतिशोध लिया है और इससे डर की लहर पूरे यूरोप में फैल गई है। डर की वजह है ये धुएं के बादल। धमाकों से उठा ये धुआं सामान्य नहीं है, बल्कि इसमें रेडिएशन घुला है। पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों से इसी तरह धुआं उठ रहा है और यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। यूक्रेन के हथियार गोदामों में डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल रखे थे। मिसाइल धमाकों से शेल फट गए। डिप्लीटेड यूरेनियम से धुआं रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिव धुएं से पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया पर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। रूस ने सिर्फ पश्चिमी यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूर्वी फ्रंट लाइन पर भी जबरदस्त हमले किए। रूस ने ड्रोन हमले से खार्किव का सिटी सेंटर ध्वस्त कर दिया। रूस का एक ड्रोन सिटी सेंटर से टकराया और आग लग गई।
रूस ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर विनाशक बवंडर शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कई ठिकाने 18 सितंबर की शाम से 19 सितंबर की सुबह तक नष्ट कर दिए गए। रूस के इन विनाशक हमलों से यूक्रेन के कई पड़ोसी देशों को डर है कि पुतिन यूक्रेन के मददगार देशों पर भी हमले कर सकते हैं और इसीलिए जनता ने यूक्रेन को हथियार देने का विरोध शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शन रूस के समर्थन और यूक्रेन के विरोध में हो रहा है। चेक रिपब्लिक में लोग सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का मतलब चेक रिपब्लिक के अस्तित्व पर खतरा है। चेक रिपब्लिक के साथ साथ जंग का मुद्दा स्लोवाकिया में भी छा गया है। स्लोवाकिया के लोग यूक्रेन को हथियार देने का विरोध कर रहे हैं। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने हैं। चुनाव में यूक्रेन को हथियार देने का मुद्दा उठाया जा रहा है। नए उम्मीदवार रॉबर्ट फिको ने यूक्रेन से सैन्य संबंध खत्म करने का वादा किया है। यूक्रेन के पड़ोसी देश खतरे को समझ रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन की नेटो सदस्यता और लंबे युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध का द्वार कहा जा रहा है। अगर अमेरिका यूक्रेन ने रूस की शर्तें नहीं मानी तो कभी भी यूरोप एटमी ज्वाला में भस्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त आ रही है। कराबाख में भड़की जंग का पहला वीडियो आ गया है। अजरबैजान ने रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की है। अजरबैजान की गोलाबारी में भीषण तबाही हुई है। कराबाख में गोलाबारी के बाद पलायन तेज हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, जो कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद का पहला वीडियो है और ये लेटेस्ट वीडियो बता रहा है कि किस तरह से कराबाख में भड़की जंग अब पूरी तरह से इस इलाके को नैस्तो नाबूद करने पर आमादा है। वक्त के साथ घातक हथियारों का आविष्कार हो गया, लेकिन आज भी छिपकर सटीक रणनीति से प्रहार से दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। खासकर जब दुश्मन बहुत ताकतवर हो, तब गोरिल्ला वॉर सबसे सुरक्षित और असरदार माना जाता है। अब क्रीमिया और रूस में यूक्रेन गोरिल्ला वॉर लड़ रहा है। रूस की मजबूत डिफेंस लाइन को तोड़ना जहां भी मुश्किल है, वहां यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स हमला कर रहे हैं। क्रीमिया से यूक्रेन के रक्षा मंत्री के पुराने संबंधों ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन की मदद करने वालों की तादाद में इजाफा कर दिया है। हवा से हमले रोकने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती। ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के लिए कई रेडार से निगरानी। क्रीमिया में पानी के रास्ते हमला ना हो, इसलिए कई युद्धपोत से गश्त। क्रीमिया में कोई दाखिल ना हो सके, इसलिए दिन रात पहरेदारी। यही वजह है कि क्रीमिया अभेद्य किले की तरह बन गया है और यूक्रेन की कोशिश बार बार नाकाम हो रही है। लेकिन फिर भी सोमवार को क्रीमिया में कई धमाके हुए। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? जी हां, अब क्रीमिया में मौजूद है यूक्रेन के वो योद्धा जिन्हें ना रेडार पकड़ सकता है और ना ही कोई उन्हें पहचान सकता है। ये यूक्रेन की वो सीक्रेट आर्मी है जो पहचान बदलकर क्रीमिया में मौजूद है। ये यूक्रेन के वो मददगार हैं जो अब क्रीमिया को रूस से मुक्त कराना चाहते हैं। सिर्फ क्रीमिया ही नहीं, रूस के कई हिस्सों में मौजूद हैं यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स। तातार मुस्लिमों का नेटवर्क भी क्रीमिया में यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस में अब यूक्रेन ने गोरिल्ला वॉर की शुरुआत कर दी है। रूस में गोरिल्ला वॉर का सबूत देख लीजिए।
वीडियो सेंट पीटर्सबर्ग का है, जहां रूस के 2 मिलिट्री ट्रक दिख रहे हैं। इसमें रूस की सेना के लिए हथियार लोड थे, तभी यहां धमाका हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला पार्टीशन ग्रुप ने किया है। ये वही ग्रुप है जिस पर रूस के भीतर कई बार सीक्रेट तरीके से हमले करने का आरोप लग चुका है। मई 2023 तस्वीरें यूक्रेन से सटे ब्रायंस्क से आई हैं। तस्वीरें यूक्रेन से सटे ब्रायंस्क से आई थी। यहां एक ट्रेन ट्रैक से उतर गई। ऐसी दुर्घटना कई देशों में होती है, लेकिन रूस को शक यूक्रेन पर था, क्योंकि ये हादसा तकनीकी खराबी या किसी लापरवाही से नहीं हुआ था। रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग इनका गढ़ माना जाता है। मई में यहां अज्ञात लोगों ने पावर ट्रांसमिशन लाइन को उड़ा दिया था। यहां भी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद बिजली सप्लाई करने वाले तारों में आग लग गई और बिजली की सप्लाई रुक गई। लेकिन अब ज़ेलेंस्की के नए सेनापति ने पूरी ताकत क्रीमिया में झोंक दी है। नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने क्रीमिया में सीक्रेट एजेंट्स की फौज लगा दी है, जो लगातार गुरिल्ला वॉर करेंगे। तो गुरिल्ला वॉर की शुरुआत हो चुकी है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में सोमवार रात 8:15 बजे लोगों ने धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनी। सेवास्तोपोल में 3 जोरदार विस्फोट हुए। एयर डिफेंस से 3 ड्रोन को भी हवा में नष्ट किया गया। क्रीमिया में यूक्रेन के जासूसों का जाल बिछ चुका है। पहली एजेंसी रूस की मिलिट्री एजेंसी GUR है। क्रीमिया में GUR के 500 जासूस मौजूद है। GUR के एजेंट्स की मॉस्को तक पहुंच हो चुकी है और इनके टारगेट पर रूसी सैन्य अफसर हैं। यूक्रेन की शमन बटालियन के जासूस भी रूस के कई शहरों में मौजूद हैं और ये लोग लंबे वक्त से रूस की जासूसी कर रहे हैं। कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम भी दे चुके हैं और इनके टारगेट पर रूस के आर्मी ठिकाने हैं। सबसे नया ग्रुप तातार मुस्लिमों का नेटवर्क है। ये लोग क्रीमिया में बरसों से मौजूद हैं। ये यूक्रेन की सेना के मददगार बन चुके हैं और अब रूस की सेना पर सीक्रेट तरीके से प्रहार कर रहे हैं। तातार संगठनों का मकसद क्रीमिया को रूस से मुक्त कराना है। क्रीमिया में अब ऐसे ही जोरदार धमाके हो सकते हैं, क्योंकि बरसों से मौजूद सीक्रेट एजेंट्स तक अब बारूद पहुंचाया जा चुका है। अब गुरिल्ला वॉर में ना तो रूस के रडार काम आने वाले हैं और ना ही एयर डिफेंस, क्योंकि इन सीक्रेट एजेंट्स को अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री खुद निर्देश दे रहे हैं। कमान संभालने के बाद से ही यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर ने क्रीमिया में मौजूद रूसी डिफेंस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री का एक ही मकसद है, क्रीमिया फतेह, हर कीमत पर। यूक्रेन में रक्षा मंत्री बदलने के साथ ही क्रीमिया में यूक्रेन को एक नया और मजबूत नेटवर्क भी मिला है। क्योंकि रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव तातार मुस्लिम है। 1944 में लाखों तातारा मुस्लिमों को उज़्बेकिस्तान भेजा गया। रुस्तम उमेरोव का जन्म भी उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद रुस्तम उमेरोव का परिवार फिर से क्रीमिया आया, लेकिन 2014 में रुस्तम के परिवार को क्रीमिया छोड़ना पड़ा था। Із родини депортованих радянською владою रुस्तम अब उसी अपने समुदाय और पुराने संबंधों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तातार मुस्लिम अब यूक्रेन की मदद करने के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। क्रीमिया में रहने वाले तातार लोगों का एक विद्रोही गुट लंबे समय से रूसी सैनिकों का विरोध कर रहा है। तातार लोगों का ये गुट रूस के प्रभुत्व से आजादी चाहता है।
क्रीमिया में कभी तातार लोगों का दबदबा होता था, लेकिन अब क्रीमिया में तातार लोगों की आबादी 14% रह गई है। क्रीमिया में इस समय सबसे ज्यादा रूसी लोगों की आबादी है। साल 2014 से ही क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। तातार फोर्स से निपटने के लिए अब रूस एक बार फिर चेचेन लड़ाकों की मदद लेगा। क्रीमिया में तातार फोर्स के हमलों को नाकाम करने के लिए चेचेन लड़ाकों की टुकड़ी भेजी जा रही है। उम्मीद है कि एक बार फिर जोरदार जंग होगी, जो इस पार से उस पार की नहीं बल्कि क्रीमिया के भीतर ही आर पार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है कराबाख में अजरबैजान की गोलीबारी का अपडेट। अजरबैजान ने कराबाख में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। कराबाख में अजरबैजान बरसा रहा है बम। कई रिहायशी इलाकों में अजरबैजान ने बमबारी की है। ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी उसके सामने आ गई है। कराबाख में हवाई हमले शुरू हो चुके हैं। कराबाख में अजरबैजान की गोलीबारी का ये लेटेस्ट वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कराबाख में अजरबैजान बरसा रहा है बम और अब खबर ये है कि ये विध्वंसक होती हुई जंग अब और ज्यादा कराबाख के इलाकों को अपनी जद मिलेगी। 19 महीने की जंग के बाद यूक्रेन को पुतिन के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी न मिलने से नेटो भी बहुत परेशान हो गया है। ऐसे में नेटो को भी यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील होता दिखने लगा है। ब्लू जोन में खलबली मच गई है। 3 समंदर में रूस ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। विश्व युद्ध का बारूदी ट्रिगर कभी भी ऑन हो सकता है। पुतिन ने महायुद्ध के लिए बाइडेन को चेतावनी भी दी है। उधर नेटो के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा। नेटो अब रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। तो क्या दोनों तरफ विश्व युद्ध की एकमात्र ही विकल्प बचता है? क्या पुतिन के सामने विश्व युद्ध ही विकल्प है? क्या यूक्रेन जंग में वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा? क्या ब्लू जोन से होगा वर्ल्ड वॉर का विस्फोट? यूक्रेन और रूस की जंग में सितंबर के आखिर तक कुछ बड़ा होने की आशंकाएं पहले से ही जाहिर की जा रही थी। अब उन आशंकाओं पर मोहर भी लग गई है। रूस की तरफ से वर्ल्ड वॉर का पहला ऐलान हो चुका है। ब्लू जोन में वर्ल्ड वॉर की आग भड़क चुकी है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने सोमवार को सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूस ने एक साथ बैरेंट्स, कारा और ईस्टर्न सर्बियन सागर में अभ्यास शुरू किया है। माना जा रहा है कि यह पुतिन का बारूदी आगाज महायुद्ध के ऐलान का प्रमाण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इस मिलिट्री युद्धाभ्यास में 1800 कमांडो, कॉम्बैट और स्पेशल मिलिट्री की 80 यूनिट, 10 परमाणु बॉम्बर, 10 एयरक्राफ्ट, 15 युद्धपोत, कई सबमरीन और दूसरे समुद्री वेसल शामिल हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस ने ब्लू जोन में यह मिलिट्री एक्सरसाइज नॉर्दर्न फ्लीट की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और तटीय नागरिकों को सुरक्षित रखने के मकसद से शुरू की है। इसके अलावा पुतिन ने इस युद्धाभ्यास की योजना संभावित महायुद्ध के संचालन और युद्ध प्रभावित इलाकों का गहराई से अध्ययन करने के साथ ही समुद्री बेड़ों के बेहतर इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाई है। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास का मकसद पूर्वी और पश्चिमी आर्कटिक समुद्री क्षेत्र में रूसी फोर्सेस की युद्ध क्षमता को बढ़ाना भी है।
साथ ही इस मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए पुतिन यूक्रेन और नेटो की संयुक्त ताकत को नाकाम या तबाह करना चाहते हैं। ब्लू जोन में रूस का ये युद्धाभ्यास नेटो को जवाब माना जा रहा है। एजेंसियों के हवाले से बताया गया है कि नेटो इस बात के लिए अपना मन पक्का बना चुका है कि उसे अब रूस के खिलाफ जंग में सीधे ही उतरना होगा। अब नेटो इसीलिए भी सीधे युद्ध में उतरना चाहता है क्योंकि यूक्रेन के पीछे खड़े होकर रूस के खिलाफ जंग लड़ने में पिछले 19 महीनों में नेटो को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब वो आगे अपना नुकसान नहीं चाहता। रूस के भयानक आक्रामक रुख का अंदाजा नेटो को उस समय भी लग गया जब अमेरिका के बेहद खतरनाक एयरक्राफ्ट पोसाइडन को रूसी लड़ाकू विमान MiG-31 से चुनौती मिली। बैरेंट्स सागर में रूस और अमेरिका की आसमानी भिड़ंत के दौरान रूसी MiG-31 ने अमेरिकी विमान का पीछा किया। रूसी फाइटर जेट से मिली इस चुनौती को देखकर अमेरिकी विमान को वापस लौटना पड़ा। अमेरिकी विमान पोसाइडन को रूसी लड़ाकू विमान MiG-31 से मिली चुनौती को इसलिए भी बहुत खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका का जासूसी विमान P-8 पोसाइडन कई खूबियों से लैस है। अमेरिका का P-8 पोसाइडन समंदर में भी गश्त लगा सकता है। पोसाइडन 100 मील दूर तक के जहाज की सटीक लोकेशन बता सकता है। ये 10 घंटे तक की तेज रफ्तार के साथ तत्काल जवाबी हमला करने में सक्षम है। लेकिन बैरेंट्स सागर में अमेरिका के इस विमान को रूसी लड़ाकू विमान MiG-31 से मिली चुनौती के बाद नेटो इसे अपने लिए बहुत बड़ा झटका मान रहा है। पुतिन के लड़ाकू विमानों के आक्रामक होते जाने से ब्लू जोन में अमेरिका और रूस के बीच विवाद गहरा गया है और इसके साथ ही जल से लेकर नभ तक बड़ी जंग छिड़ने के आसार बन गए हैं। यूक्रेन जंग में नेटो को लगातार नुकसान होने से ये माना जाने लगा है कि अब युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से आगे बढ़ेगा और महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंकाओं के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने खुद ये बात कह दी है कि पुतिन अभी साल 2026 तक जंग लड़ने की कुव्वत रखते हैं। मतलब रूस अभी नेटो की तमाम संयुक्त ताकत के बावजूद 2.5 साल तक अपने पूरे दमखम के साथ जंग लड़ सकता है। उधर अमेरिका ने एक बार फिर कहा कि जंग लंबी चलेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रूस के पास पर्याप्त संख्या में एडवांस हथियार और पुतिन के विनाशकारी आक्रामकता तो है ही। यूक्रेन में मौजूद 2 लाख से ज्यादा की रूसी फौज को निकाल पाना भी आसान नहीं है। आने वाले महीनों में रूस के लिए एक सुनहरे मौके की तरह है ये कहा जा रहा है। वहीं यूक्रेन को दोहरी चुनौती का सामना कैसे करना पड़ेगा, अब देखिए। यूक्रेन पर युद्ध के बीच कुदरत का प्रहार होने वाला है। बर्फबारी और खून जमाने वाली ठंड के बीच यूक्रेन को युद्ध में बने रहना है, लेकिन रूस मिसाइलों का भंडार जमा कर रहा है ताकि यूक्रेन को अंधकार में डुबोया जा सके। लोगों को न तो गर्म पानी मिले और न ही घर को गर्म रखने वाली मशीनें चल सके और हालात ऐसे बन जाए कि ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना ही पड़े। एक साल होने को है, लेकिन यूक्रेन भूला नहीं कि पिछले साल बर्फबारी से ठीक पहले कैसा विध्वंस हुआ था। नेटो देशों के लिए भी पिछले साल पुतिन का ऑपरेशन विंटर एक नई स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इस बार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को पता है कि रूस क्या करने वाला है।
पिछले साल बर्फबारी के दौरान ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन रूस को बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार रूस पिछले साल वाली गलती नहीं करना चाहता, इसलिए ऑपरेशन विंटर के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने क्रूज मिसाइलों का हमला रोक दिया है। रूस तेजी से क्रूज मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा स्टॉक तैयार हो रहा है। ब्रिटिश एजेंसियों के मुताबिक रूस फिलहाल हवा से जमीन पर प्रहार करने वाली क्रूज मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, ताकि बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सके। रूस के टारगेट पर यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशन होंगे। मिसाइलों से वाटर सप्लाई सिस्टम पर भी हमला होगा। यूक्रेन में पूरी तरह से ब्लैकआउट करना रूस का मकसद होगा। पिछले साल भी रशियन मिसाइलों ने बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशंस और पावर प्लांट्स को मलबे में बदल दिया था। ऐसा एक नहीं बल्कि यूक्रेन के करीब 15 इलाकों में किया गया था। पिछले साल यूक्रेन का ज्यादातर इलाका अंधेरे में डूबा था। पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन वक्त के साथ यूक्रेन में तमाम चीजों को ठीक किया गया और अब यूक्रेन में बिजली और पानी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं। नेटो देशों ने भी यूक्रेन को बर्फबारी के दौरान पुतिन के ऑपरेशन विंटर से बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। यूक्रेन का एयर डिफेंस और मजबूत किया जाएगा। पिछले साल भेजे गए जनरेटर की सर्विस की जाएगी। बैटरी का बड़ा स्टॉक भी यूक्रेन भेजा जा सकता है। पुतिन तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर सके थे, इसलिए इस बार हमला पिछले साल के मुकाबले और घातक हो सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों को पिछले साल सबक मिल चुका है। दोनों जानते हैं कि गलती कहां हुई थी। यही वजह है कि रूस मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में अभी से गर्म कपड़े जुटाए जा रहे हैं। हीटिंग सिस्टम के बिना रहने की तैयारी हो रही है। जनरेटर वाले शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि मौजूदा दौर में यूक्रेन की हालत जैसी है, उसमें पुतिन को इस बार कामयाबी की उम्मीद है। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत करने में जुटा है, ताकि यूक्रेन में पावर प्लांट्स को बचाया जा सके। अमेरिका और नेटो देशों को अब यूक्रेन में ठंड से बचने के लिए कपड़े, बैटरी, जनरेटर, गैस हीटर्स और गीजर भेजना होगा। तभी यूक्रेन इस बार ठंड में डटा रह सकेगा और यूक्रेन के लोगों की जिंदगी बच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। सुपर पावर अमेरिका का कोई लड़ाकू विमान हवा में गायब हो जाना मामूली बात नहीं है, लेकिन अमेरिका में जब ये घटना हुई तो कई बड़े सवाल उठे। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 के अचानक लापता हो जाने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस फाइटर जेट के लापता होने की मिस्ट्री हैरान करने वाली है। हवा में कैसे गायब रहा अमेरिकी विमान? अमेरिकी फाइटर जेट क्यों बन गया रहस्य? अमेरिकी सुपर फाइटर भस्म, हादसा या षड्यंत्र? अमेरिकी लड़ाकू विमान के लापता हो जाने के बाद सुपर पावर के यहां हड़कंप तो मचना तय था और ये सनसनी अमेरिका में कई घंटों तक रही। अमेरिका की सुपर पावर सरकार परेशान थी। अमेरिका की ताकतवर नेवी से लेकर एयरफोर्स तक हलकान थी। अमेरिका की सरकार, सेना और पूरी सरकारी मशीनरी के उस समय होश उड़ गए जब अमेरिका का एक लड़ाकू विमान F-35 लापता हो गया। अमेरिका में रविवार को एक फाइटर जेट F-35 अचानक गायब हो गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लापता हुआ फाइटर जेट अमेरिकी नेवी का बताया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि जब इस विमान का कोई सुराग नहीं मिला तो अमेरिकी नेवी ने फाइटर जेट का सुराग पाने के लिए आम लोगों से भी मदद मांगी। अमेरिकी लड़ाकू विमान के इस तरह लापता होने से सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चा रही। इसके लिए अमेरिकी नेवी और सरकार को भी लोगों ने कटघरे में खड़ा किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर सुपर पावर मुल्क का ताकतवर F-35 फाइटर जेट अचानक इस तरह कैसे लापता हो सकता है। लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि क्या विमान में कोई ट्रैकिंग डिवाइस काम नहीं कर रहा है। बाद में ये खबरें आई कि अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्य साउथ कैरोलिना में F-35 फाइटर जेट को उड़ा रहे पायलट को हादसे के बाद विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया गया कि इसके पायलट ने पैराशूट के जरिए कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन लापता विमान का सस्पेंस अभी तक बाकी था। पायलट के बाहर आने के बावजूद घंटों तक विमान का पता नहीं लगा। यूएस मरीन कॉर्प्स के ये लड़ाकू विमान दक्षिण कैरोलिना में 17 सितंबर को लापता हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि लापता फाइटर जेट F-35 की तलाश अब पूरी हो गई है। कई घंटों बाद अमेरिकी फाइटर जेट F-35 का मलबा मिला। विमान का मलबा दक्षिण कैरोलिना के विलियम्सबर्ग काउंटी में मिला। जहां पर मलबा मिला वहां जांच टीम ने पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये घटना कैसे हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़ाकू विमान क्रैश होने के बाद इसका मलबा मिला है। अमेरिकी सेना कॉर्प्स ने 18 सितंबर को एक आदेश जारी कर F-35 की सभी उड़ानें अगले 2 दिनों के लिए रोक दी। दरअसल हाल के दिनों में F-35 के साथ हुई ये तीसरी दुर्घटना है। F-35 फाइटर जेट के लापता होने की इतनी चर्चा के पीछे इस विमान की खूबियां और खासियत ही है। दरअसल ये फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार की पकड़ में ना आने वाली तकनीक से बनाया गया है, जिसकी वजह से लापता होने के बाद रडार भी इसे ढूंढ नहीं पा रहा था। ये विमान एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी और सर्विलांस जैसे मिशन को भी पूरा कर सकता है। F-35 फाइटर जेट की कीमत $150 मिलियन यानी 12 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक होती है। जिस तरह से अमेरिका का ये लड़ाकू विमान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया और बाद में इसका मलबा मिला, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। साल 1970 में भी ऐसे ही एक अजीब घटना उस समय हुई थी जब अमेरिकी कॉर्नफील्ड बॉम्बर गायब हो गया था। साल 1989 में सोवियत रूस का घोस्ट बिग बेल्जियम में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसी तरह लापता हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ दिन पहले मेक्सिको की संसद में एलियन की 1000 साल पुरानी मम्मी दिखाई गई थी, जिसके बाद एक बार फिर दूसरी दुनिया के लोगों पर बहस शुरू हो गई। मगर अब इस एलियन के शव पर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। पेरू में एलियन मम्मी चोरी होने की FIR दर्ज की गई, जिसके बाद इस एलियन शव पर कई सवाल उठ रहे हैं। 13 सितंबर को मैक्सिकन संसद में जब ये पर्दा उठा तो हर कोई हैरान रह गया। इंसान जैसा चेहरा और हाथ पैर में 3-3 उंगलियां। लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको में 2 शव संसद में लाए गए और दावा किया गया कि ये एलियन की मम्मी है। इस पर बहस का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। मगर अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पेरू का दावा है कि एलियन मम्मी को चोरी कर लिया गया है। पेरू के कल्चरल मिनिस्टर ने एलियन का शव चोरी होने की FIR दर्ज करवाई है। पेरू ने शव चोरी करने का आरोप जेम मोसान पर लगाया है। दरअसल जेम मोसान वही मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मेक्सिको की संसद में इस एलियन शव को दिखाया था। मोसान सालों से UFO और दूसरी दुनिया के लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने संसद में दावा किया था कि ये शव पेरू की एक खदान से मिले थे जो करीब 1000 साल पुराने हैं। उन्होंने इस पर रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए स्टडी की थी, फिर DNA साक्ष्य हासिल करने में कामयाबी हासिल की। मम्मी बन चुके एलियन के शवों को मेक्सिको में जेम मोसान के ऑफिस में लकड़ी के बॉक्स में रखा गया था जिससे लोग भी इसे देख सके। इसके बाद इन्हें प्लेन से पेरू लाया गया था, जहां से वो गायब हो गए। शवों के गायब होने से पूरा मेक्सिको और पेरू हैरान है। पेरू के साथ ही मेक्सिको की खुफिया एजेंसी भी इसे ढूंढने में लगी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, अजरबैजान में फायरिंग जारी है। कराबाख पर गोलाबारी की खबर है। अजरबैजान की फायरिंग जारी रहने की खबर। कराबाख पर गोलाबारी, रिहायशी इलाके में ताजा गोलीबारी की जानकारी इस वक्त आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अजरबैजान कराबाख को ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है और इसी वजह से रिहायशी इलाके पर ताजा गोलाबारी होने की जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त